नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा पार्ट। चलिए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता के लिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है। और इसकी पहले सबसे पहले जानकारी जो दी है चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। अगले चलते हैं। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसकी खोज 1921 में की थी। ये अक्सर पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी का ही नाम आता है और सन ये 1921 में आती है। ठीक है। ये फैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, और कभी कभी ये शहरी सभ्यता के बारे में पूछता है, और बस मेन है ये चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम की जानकारी दी थी बस। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार मतलब ऐसे 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 इस टाइप का, इसलिए इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ती है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिमी सीमा सूद का गेटम और बलूचिस्तान में पड़ती है। इसकी याद करने की एक ट्रिक है। उत्तरी में जम्मू कश्मीर है हमारे, जो जैसे नक्शा देखते हैं ना हम लोग, तो उत्तरी में मांडा, जम्मू और मांडा है। रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद है पूर्वी तो पूर्वी आलमगीरपुर, यह इधर पड़ेगा। दक्षिण में पूछेगा दक्षिण से दैमाबाद, दक्षिण और दैमाबाद, ये रिलेट करना है ना, बस यही आता है क्वेश्चन में। बस ये ट्रिक पकड़ लो और ऑप्शन मार के ही आप मार सकते हो। वैसे अच्छा है कि आप याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। छोटी ट्रिकें हमारे एग्जाम में हेल्पफुल बनाती हैं। आइए अगले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सामाजिक जीवन कैसा था? ये सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन जो समाज था सब मात्र सत्तात्मक था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का समाज रूप कैसा था? कहीं पितृत्मक होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं मात्र सत्तात्मक होगा। तो ये याद करा कि मात्र सत्तात्मक ही सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन था। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विद्वान वर्ग, जो पढ़े लिखे होते थे उनको विद्वान वर्ग बोलते थे। दूसरा होता योद्धा बोले तो लड़ाई वड़ाई वाले करने वाले ये लोग। व्यापारी और शिल्प, जो व्यापार में होते थे। सबसे नीचे पैन पे होते श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के जो लोग होते थे, ये 4 वर्गों में बटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भोजन करते थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी, दोनों प्रकार के थे लोग, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। भोजन में दोनों
प्रकार का मांसाहारी और शाकाहारी उपयोग करते थे। आइए आगे स्लाइड में चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार में जो जानकारी हमें मिली है, समाधान मतलब लोग जब मरते थे तो किस प्रकार उनको दफनाया जाता था। इसमें 3 समाधान प्रणाली दी है इन्होंने। पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान का मतलब है पूरी तरह कब्र में दफनाने की परंपरा, मतलब पूरी तरह कब्र में दफनाने की परंपरा को पूर्ण समाधान बोलते थे। तो बोलते हैं आंशिक समाधान। आंशिक मतलब मृत के जो शरीर का मरे हुए जो आदमी थे होते थे उनको जंगल में छोड़ दो और उनको पशु पक्षी जितने भी जानवर मांसाहारी हैं वो खा लेते थे और उनकी जो हड्डियाँ जो बचती थी, अंग बचते थे, उनको दफना देते थे। मतलब उनको आंशिक थोड़ा बहुत हड्डियाँ मिल जाए, मांस मिल जाए, उनको दफनाकर उसको आंशिक समाधान बोलते थे। ठीक है। उसके बाद वो तीसरा नंबर पे दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब जो हिंदू लोग जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, वही प्रक्रिया है मृतकों को जलाने की प्रक्रिया, जो थी परंपरा जो चली आ रही थी। मृत को जलाने की परंपरा में ही दाह संस्कार कहा जाता है। आइए अगले चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीनों पूर्ण समाधान मतलब कब्र में दफनाना, आंशिक थोड़ा सा अंश जो होता है बच के उसको दफना देना हड्डियों को, दाह संस्कार मतलब पूरा ही शरीर को जला देने की प्रक्रिया को ही दाह संस्कार बोलते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम नए टॉपिक तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे आज सिंधु सभ्यता नगर इसकी प्राचीनतम सुनियोजित नगर था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। सुनियोजित नगर मतलब ऐसा पूछेगा क्वेश्चन आपको, सिंधु सभ्यता जो नगर था कैसा था, तो आप में एक ऑप्शन मिलेगा आपको सुनियोजित नगर था। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटें मिली हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें मिली हैं, निर्माण हुआ है, और चौड़ी सड़क भी मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद करें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटें मिली हैं और चौड़ी सड़क। जब पक्की ईंटें हैं तो चौड़ी सड़क है। ये ट्रैक मतलब रिलेटेड करके पढ़ेंगे हम इससे। उसके बाद चलते हैं हम लोग। सामान्यतः मकानों के 4-5 कमरे होते थे और मकान में आंगन, रसोई, स्नानघर, कुएं, कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं, ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं। इस प्रकार आप याद करें। आइए अगले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। आइए सबसे पहले हड़प्पा 1921 में, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की। ये रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। ये कुछ मैंने फोटो लगा रखे हैं। ये श्रमिक आवास, अन्नागार, R37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत। तो ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने हर एग्जाम में मैं देखता हूँ कि मिलता है, 1-2 क्वेश्चन इनसे मिलता ही है। कभी कब्रिस्तान या सब कुछ पूछ लेता है, तो वही है मैंने डाल रखा है इसमें, ये आपको याद करना है। उसके बाद है नेक्स्ट मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई थी। इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। वर्तमान ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। तो आप इसे थोड़ा सा देखें। ये कभी कभी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये पूछ लेता है राखलदास बनर्जी। कब की थी? तो 1922 में। वर्तमान में कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। और ये पूछेगा किस जिले में? लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मतलब काफ़ी सारे लोगों का जो ढेर बना होता है मृत लोगों का, उनको टीला बोला जाता है, वही है। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं वो पुरोहित आवास है, अन्नागार है, विशाल स्नानगृह है, आदि शिव की मूर्ति है, घर में कुआं है, कांसे की मूर्ति। ये वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये आप इम्पोर्टेंट इसको लगा लें। अन्नागार, विशाल स्नानगृह है, पुरोहित आवास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लें आप, मार्क कर लें इसको, कहीं नोट कर लें। और आप, हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि आप जो भी हैं नोट्स बनाओगे तो बहुत ही हिसाब से अपने बनाओ उसको परमानेंटली। वीडियो देखने से या वैसे एक बार देखने से भूल जाओगे, इसलिए बराबर नोट्स बनाते रहो। पीडीएफ्स मैं लास्ट में ये पढ़ाऊँगा तो इसका कम से कम 3 बार पार्ट या 4 पार्ट बना के इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ मिल जाएगी आपको पीडीएफ। बट आप लोग अपनी मेहनत से करें, लिखें, याद रहेगा। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, मैंने पढ़ा था ढकी हुई नालियाँ और ये कुछ बड़े बड़े कमरे, इससे थोड़ा सा फोटो से आपको याद आ रहेगा कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई जो है 1961 से 1969 के बीच में बी के थावड़ तथा बीबी लाल ने की है। वर्तमान ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो आप लगाएंगे काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, और इसकी जो सन वगैरह है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसकी खोज किसने की थी, तो बी के थावड़, बीबी लाल। बस बी के बी से बंगा, बी के और बी के लाल क्लियर करके पढ़ लो, और घग्गर नदी किनारे है बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं हमें, वस्तुएं जो लिखित मिली हैं, ये बताते हैं आपको। हल से जुते हुए खेत के निशान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हल से जुते हुए खेत के निशान जो मिले हैं हमें, कालीबंगा से मिले हैं। अलकृत ईंटें हैं, कबगरा है, ऊँट की हड्डियाँ हैं, हवन कुंड है, चूड़ी है, ये सारी चीज़ें जो मिली कालीबंगा से मिली हैं, तो राजस्थान में हमारे। कृपया इनको नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। धौलावीरा, इसकी खुदाई धौलावीरा इससे रिलेट कैसे करेंगे हम लोग। इसकी खुदाई रविंद्र बिष्ट ने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो धौलावीरा की जो उत्खनन कह लो आप या उसकी खुदाई कह लो, तो बिष्ट, बी से बी रिलेट हो रहा है, बी और बिष्ट ऐसे रिलेट करना है कि है। धौलावीरा एक प्रमुख हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात में है। धौलावीरा कच्छ जिले में स्थित है। ये कच्छ के महारण खादरबेड़ द्वीप पर स्थित है। खादरबेड़ द्वीप पर स्थित है, द्वीप है ये खादरबेड़ द्वीप, ये याद रखना, खादरबेड़ द्वीप पर स्थित है। बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तो क्वेश्चन पूछ जाएगा आपको कि भाई कौन सा प्रमुख स्थल है जो कर्क रेखा के नज़दीक है या स्थित है, पास में है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका धौलावीरा लगाएंगे आप। ये अपनी उत्कर्ष और उन्नत जल प्रणाली के लिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है धौलावीरा। आइए, और यहाँ से एक स्टेडियम मिला है, स्टेडियम। धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में द्वारा विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त है। तो ये धौलावीरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये यूनेस्को में इसको 2021 में शामिल कर लिया गया है और विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। तो इसको याद करें और कहीं ना कहीं नोट कर लें इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सुरकोटदा की खोज 1964 में भारतीय प्रोफेसर जगत जोशी ने की है।
सुरकोटदा जोशी, जोशी ने की है। ये गुजरात राज्य कच्छ जिले में है। एक प्राकृतिक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण किलाबंद है। ये इम्पोर्टेंट है किलाबंद, ये आप याद करना। सुरकोटदा जो कच्छ जिले में स्थित है और ये महत्वपूर्ण इसका क्या है, किलाबंद स्थित स्थल है एक पूरा। कभी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि किलाबंद स्थित है। इसकी खोज 1964 में की थी और जोशी ने की थी। बस ये पूछता है कि सुरकोटदा की खोज किसने की थी, 1964 में जोशी ने की थी। यहाँ से निम्नलिखित जो मिला है हमें वो एक ही है कि यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली हैं। विशेषता, ये एक बात ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहाँ से पालतू घोड़े के अवशेष मिले हैं। बस एक इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ से जो है पालतू घोड़े के जो अवशेष मिले हैं, उनकी हड्डियाँ मिली हैं। एक इम्पोर्टेंट ये है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही डाल दिया है। और इसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। लोथल, ये इम्पोर्टेंट है वो। लोथल नामक हड़प्पा स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुका में सरगवला गांव में निकट साबरमती पर और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच में है। साबरमती और भोगवा नदी के बीच में स्थित है। तो ज़्यादातर लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के ही बीच में यह उस पर ही पाया जाता है। तो भोगवा नदी का ऑप्शन जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये इस नदी पे भी माना जाता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लें। उसके बाद है यहाँ से निकली वस्तुएं जो मिली हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख एक प्राचीन बंदरगाह है। लोथल जो मतलब सामान इधर से इधर ले जाने के लिए उपयोग होते हैं, प्राचीन बंदरगाह है। सिंधु घाटी का सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैद सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैद सभ्यता, कासियों सभ्यता भी कहा जाता है। ये इतने सारे नाम हैं सिंधु घाटी। कासियों सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सैद सभ्यता है। किसने भी नाम से आप आए तो ये क्वेश्चन मारना कि किसको अन्य किस नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी लिपि भाव चित्रात्मक थी। मतलब इसकी जो लिपि थी जो भाव चित्रात्मक थी और जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं गई है। क्या लिख के चले गए पता नहीं, अभी तक पढ़ी नहीं लिखी गई, ना लिखी गई है, ना कोई समझ में आया किसी से कुछ भी। तो वही है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रात्मक थी, जो लिपि थी वो कैसी थी। तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, चित्रात्मक थी और अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैदवादी विश्व में कपास के प्रथम उत्पाद थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिडोन रखा। सिडोन। सैदवादी विश्व में कपास के प्रथम उत्पाद थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिडोन रखा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा था। तो ऑप्शन में आपको सिडोन दे देगा, अलग अलग नाम से दे देगा, तो आप सिडोन ही लगाना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, मगर उनका जो व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय था, वो व्यापार था। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन में ही जो आंसर छुपा होगा तो पशुपालन भी दिया होगा, कृषि भी दिखा होगा, व्यवसाय भी दिया होगा, व्यापार भी लिखा दिखा होगा। तो आप व्यापार को करना, मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था उनका। सिंधु घाटी के लोग मॉपथोल से परिचित थे, मतलब जो भी थी उनकी कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो मॉपथोल थी उनकी, उससे वो परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बस ये आपको देखने को मिलेगा।
सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर रखा है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन साधारणतः लाल रंग का प्रयोग होता था, लाल रंग का प्रयोग होता था हड़प्पा काल में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, मगर शेर का चित्र नहीं मिला है। तो जो चीज़ें नहीं मिली हैं वो मैंने उनको रेड कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आता है ये चीज़ें मिली हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपसे जो नहीं मिली है उसको मैंने रेड कर रखा है। आप उसको नोट कर लें कि लोहे के से परिचित नहीं थे और शेर के तो चित्र नहीं मिले हैं, बस ये दो है, लोहे से और शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का प्रयोग जो भी उपयोग होता था, प्रयोग और उपयोग होता था, मुख्य रूप से किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब इसमें पी गाई भी हमारे हैं कुछ ऐड किए हैं हमने, तो वो क्वेश्चन को डाले हैं, तो आप उसको देख लें। पी वाई सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? मैंने पढ़ाया था आपको, कैसा था? ऐसा था, तो आप टिक मार लें इसमें। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? पढ़ाया था मैंने आपको कि जम्मू उत्तर में है, जम्मू माडा। सिंधु सभ्यता दक्षिण सीमा कौन सी थी? दक्षिण दैमामाद। सिंधु सभ्यता पश्चिम सीमा कौन सी है? सूत काटो। नेक्स्ट, लास्ट में मैंने इसके भी क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर भी दे रखे हैं, आप उन्हें कंफर्म करके प्लीज़ कमेंट में बताइए कितने 8 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, कितने सही हुए कितने गलत हुए। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा कौन सी थी? ये कौन सी है इसमें से? आलमगीरपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। पूर्वी सीमा पूछा है। ये सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आप वही है हड़प्पा, जो भी मतलब 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम सामनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पढ़ाया था मैंने, लोथल, जिससे हम लोग व्यापार करते थे। आज का टॉपिक हम यहीं कहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तीसरे पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।